Good evening, everyone. Welcome back to SJI competition classes. This is your mentor Kartik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. So सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का SJI कंपटीशन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक क्लास जो है वो है रीट 2025 के लेकर। आपको पता है अभी जस्ट कुछ दिन पहले मतलब 1 या 2 दिन पहले आपके सीएम ने भी बोल दिया है कि वैकेंसी जो है वो भर भर कर आने वाली है। तो मतलब तैयारी में 4 चांद लगा दीजिएगा। 4 चांद लगाने के लिए एक प्यारा सा कंटेंट होना जरूरी है। तो मुझे पूरा भरोसा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लास के बाद आपको पोएट्री को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। यदि आप रीट 2025 में लेवल 1 लेवल 2 किसी भी एग्जाम में अपियर होते हैं तो बिना पोएट्री के आपका काम नहीं चलने वाला। पोएट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे कोशिश करिएगा कि इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ें। कोशिश यही रहेगी कि आपको बाइलिंगुअल लेकर चले। यदि आप इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आप ज्यादा बेहतर सीख पाएंगे। ये बात फैक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज का टॉपिक है वो है रीट 2025 को लेकर। रीट 2025 को लेकर हम आज पोएट्री को पढ़ने वाले हैं। ये सेशन स्पेशली रीट 2025 को लेकर है। किसको लेकर है सर? रीट 2025 को लेकर है। ओके, और ये क्लास आपके L1 और L2 दोनों एग्जाम में काम आने वाली है। तो इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है, आज के क्लास का टाइटल है पोएट्री। तो चलते हैं एक कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि मेहनत की भट्टी में जो तप कर जलते हैं, मेहनत की भट्टी में जो तप कर जलते हैं, दुनिया में उन्हीं के सिक्के चलते हैं, दुनिया में उन्हीं के सिक्के चलते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। सर पोएट्री है क्या? एग्जैक्टली पोएट्री और पोएम्स दो वर्ड आते हैं। सबसे पहले हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे। सर पोएट्री है क्या और पोएम है क्या? पोएट्री वर्सेस पोएम, आपने दोनों ही शब्द सुने होंगे। एक तो पोएट्री भी आपने सुना होगा और दूसरा सर आपने पोएम्स भी सुना होगा। पोएट्री वर्सेस पोएम्स हैं क्या? पोएट्री एग्जैक्टली में पोएम्स को लिखने की स्टाइल जो है उसको हम पोएट्री कहते हैं। पोएट्री क्या है? द राइटिंग स्टाइल ऑफ पोएम्स। ओके, किसी भी पोएम को लिखने की जो राइटिंग स्टाइल होती है उसी को हम पोएट्री कहते हैं। बस इतनी सी बात समझना है। यू कैन काउंट पोएम्स, आप पोएम्स को गिन सकते हैं लेकिन पोएट्री को आप गिन नहीं सकते, क्योंकि पोएट्री पोएम्स को लिखने का जो स्टाइल है उसको ही हमने क्या कहा है सर? उसको हमने कहा पोएट्री। ओके, पोएम्स को लिखने का स्टाइल क्या होता है? पोएट्री। तो अभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज पोएट्री, तो आपके पास होना चाहिए द राइटिंग स्टाइल ऑफ पोएम्स दैट इज कॉल्ड पोएट्री। तो पोएट्री वर्सेस पोएम्स में आपको फर्क नजर आ गया होगा। तो नाउ कम टू द पॉइंट। पहले हम डिस्कस करेंगे कि सर व्हाट इज पोएट्री। सर व्हाट इज पोएट्री, आइए कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी को समझेंगे कुछ इस तरह। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं सर? व्हाट इज पोएट्री। व्हाट इज पोएट्री की सर पोएट्री है क्या? तो हम कह सकते हैं पोएट्री क्या है? सर पोएट्री एक लिटरेचर का पार्ट है। अब सर कौन से लिटरेचर का पार्ट है? इट मे बी हिंदी, इट मे बी इंग्लिश और इट मे बी फ्रेंच, इट मे बी इटालियन। ओके, मतलब ये किसी भी लिटरेचर का पार्ट हो सकती है, लेकिन नाउ जो हम पढ़ रहे हैं पोएट्री को वो इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है। किसका पार्ट है सर? इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है। तो याद रखना इसी को हम कहते हैं आ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज, जो कि अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करता है। क्या किस किस चीज को एक्सप्रेस करता है? जो पोएट्री है वो आपके आइडियाज को एक्सप्रेस करेगी, वो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगी, वो किसी कहानी को या स्टोरी को एक्सप्रेस करेगी इन अ स्पेसिफिक फॉर्म। अंडरलाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करने के लिए। इन अ स्पेसिफिक फॉर्म। ओके, किसी ना किसी स्पेसिफिक फॉर्म में। ओके, यूजुअली यूजिंग लाइन्स एंड स्टैंजा। तो याद रखना जो पोएट्री है वो या तो लाइन्स में होती है या फिर स्टैंजा में होती है। ओके, बड़े ध्यान से समझना, या तो सरकार ये लाइन में होती है या फिर सर स्टैंजा में होती है। जैसे कि 4 लाइन स्टैंजा है, ठीक है, 4 लाइन स्टैंजा है, 5 लाइन स्टैंजा है, 6 लाइन स्टैंजा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जब हम स्टैंजा पर आएंगे तो हम स्टैंजा को डिस्कस करेंगे कि सर स्टैंजा क्या होते हैं। तो आई होप सो इतनी बात क्लियर होगी। पहली बात क्या आई कि पोएट्री इज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर, इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, एक्सप्रेस आइडियाज, इमोशंस, फीलिंग्स और
टेल्स एनी स्टोरी एंड नरेटिव। ओके, किसी भी स्टोरी या नैरेटिव को दिखाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? आप पोएट्री का यूज करते हैं इन अ स्पेसिफिक फॉर्म। वो यूजुअली वो लाइन में भी हो सकती है और वो स्टेंजा में भी हो सकती है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। अब सर टाइप्स ऑफ पोएट्री की बात करेंगे, एलिजी क्या है, ये क्या है, तो वो हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। पहले टाइप से समझते जाइए चीजों को। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने दो वर्ड आ जाते हैं सर, पोएट, पॉइंट ऑफ व्यू इन पोएट्री। सबसे पहले दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है पोएट का और एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है स्पीकर का। जैसे कि अब बात को समझने की कोशिश करना, घर में पापा के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और उसी बात को लेकर आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, सिमिलर होगा, लेकिन समझना एक होगा क्या सर, पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू, एक होगा स्पीकर का। पोएट और स्पीकर समटाइम्स सेम भी हो सकते हैं, समटाइम्स दो अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। पोएट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज द ऑथर ऑफ पोएम, जो कि ऑथर होता है पोएम का। जो ऑथर होता है पोएम का उसको हम पोएट कहते हैं। जो क्या होता है सर, ऑथर होता है पोएट का, पोएम का, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑथर ऑफ पोएम। ओके, ऑथर ऑफ पोएम, दैट इज कॉल्ड, हम क्या बोलेंगे सर, इसी को हमने कह दिया आपके क्या, पोएट कह दिया। ओके, अब आता है सर स्पीकर। स्पीकर कौन है? स्पीकर को हम कह सकते हैं एक शब्द में कि नैरेटर ऑफ द पोएम। नैरेटर ऑफ द पोएम। ओके, नैरेटर ऑफ द पोएम, जो पोएम का नैरेटर होगा, जो पोएम का नैरेटर होगा उसी को हमने क्या कह दिया सर, स्पीकर कह दिया। ओके, जो पोएम का नैरेटर होगा, जो पोएम को कहने वाला होगा, वो कौन होगा सर, जो पोएम को बताएगा, बोलेगा, दैट इज कॉल्ड नैरेटर। ओके, समटाइम्स नैरेटर, जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने कोई पोएम लिखी, विलियम शेक्सपियर ने कोई पोएम लिखी है, यदि मान लीजिए कोई भी सोनेट लिखी है, तो उस सोनेट को बताने का काम जो करेगा वो नैरेटर कहलाएगा। और पोएट कौन कहलाएगा? पोएट कहलाएगा ऑथर। ओके, पोएट कौन कहलाएगा? ऑथर, जिसने की पोएम्स को राइट किया है। ओके, अब बात को समझना, तो पोएट्री में दो लोग होंगे, एक तो पोएम जो लिखेगा और एक पोएम जो बोलेगा। जैसे कि आपको पता है हर गाना हनी सिंह नहीं गाता, हर गाना हनी सिंह नहीं लिखता। समटाइम हनी सिंह लिखता है तो गाता कोई और है, समटाइम्स लिखता और कोई है तो गाता कोई और है। इसी टाइप से यही होता है कि समटाइम पोएम का ऑथर कोई और होगा, नैरेटर कोई और होगा। गॉट इट? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि जैसे कि आपको पता है कि सोनू निगम ने यदि कोई गाना गाया, ठीक है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि सोनू निगम ने वो गाना लिखा है, हो सकता है राइटर कोई और हो, सिंगर सोनू निगम है। इसी टाइप से यदि कोई पोएम आप पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि पोएट और नरेटर सेम हो सकता है पोएट कोई और हो, नरेटर कोई और हो, बताने वाला कोई और हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे सबसे पहले पोएट्री की डेफिनेशन को समझा। पॉइंट ऑफ व्यू इन पोएट्री में दो पॉइंट ऑफ व्यू इनसे पोएट्री पढ़ी जाती है, एक तो नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पोएट्री को पढ़ा जाता है और एक आपके पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पोएम्स को पढ़ा जाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो फिर हम बात करेंगे सर ये फॉर्म क्या है। आपने पढ़ा होगा कि सर अभी हमने फॉर्म पर भी बात की, हमने लाइंस पर भी बात की और हमने स्टैंजा पर भी बात की। तो फॉर्म का मतलब क्या होता है? द अपीयरेंस मतलब अपीयरेंस का मतलब होता है दिखना, अपीयरेंस का मतलब होता है सर दिखना। ओके, अपीयरेंस का मतलब होता है दिखना। द अपीयरेंस ऑफ द वर्ड्स ऑन द पेज, कि मतलब वर्ड शब्दों का कैसा अपीयरेंस है पेज पर, इसे हम कहते हैं फॉर्म। ओके सर, लाइन क्या होती है? लाइन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर ऑन वन लाइन ऑफ द पोएम। किसी एक लाइन के एक ऐसा शब्दों का समूह, मतलब शब्दों का समूह जो कि एक लाइन में होता है, इसी को हम क्या कहते हैं सर? इसी को हम क्या कह देते हैं सर? इसी को हम पोएम कहते हैं। ओके, इसी को हम लाइन कहते हैं। सर स्टेंजा क्या होता है? सर स्टेंजा जो है वो एग्जैक्टली में अ ग्रुप ऑफ लाइंस अरेंज्ड टुगेदर, इसी को हमने क्या कह दिया सर? स्टेंजा क्या होता है? एक लाइंस का ग्रुप होता है। लाइंस का क्या होता है सर? ग्रुप होता है, उसको हम स्टेंजा कहते हैं। लिखा हुआ है जैसे आ वर्ड इज डेड,
a word is dead when it is someone say, a word is dead when it is said some say, I say it just begins to live that day। तो इसका मतलब इसमें लाइन जो है, अब आपको पता है पूरा क्या है, एक लाइन है, इसमें ये क्या हो गया सर, ये फॉर्म है कि बर्ड्स किस फॉर्म में है। ओके, इस टाइप से पूरा का पूरा एक स्टैंजा भी हो सकता है। लिखा हुआ आई से इट जस्ट बिगिंस टू लिव दैट डे, तो दैट इज कॉल्ड, ये पूरी लाइन में जो है, ये पूरी लाइन जो है वो आपकी क्या है, एक लाइन है। ये 3 लाइन में क्या है सर, एक स्टैंजा है। ओके, इसी को हमने स्टैंजा और लाइन में आपको समझना पड़ेगा। स्टैंजा इज अ ग्रुप ऑफ लाइंस, और स्टैंजा क्या है सर, ग्रुप ऑफ लाइंस, और जो लाइन है वो क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अरेंज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऐसे वर्ड जो कि एक ही लाइन में है, उसी को हमने क्या कह दिया सर, लाइन कह दिया। ओके, चलिए बात समझते हैं आगे। आगे हम बात को समझेंगे तो काइंड्स ऑफ स्टैंजाज। सबसे पहले हम स्टैंजाज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर, सबसे पहले स्टैंजाज की बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है सर कपलेट। क्या होता है सर, कपलेट। कपलेट का मतलब, कप का मतलब होता है टू, कप का मतलब क्या होता है सर, टू। ओके, जब आपकी चीजें जो हैं, यदि कप का मतलब क्या होता है सर, टू, कपलेट का मतलब होता है अ 2 लाइन स्टैंजा। जो स्टैंजाज 2 लाइन के होते हैं उसे हम कपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, उसे हम कपलेट कहते हैं। ओके, चलिए बात को आगे हम बात करते हैं। एक होता है ट्रिपलेट। क्या होता है सर, ट्रिपलेट। सर ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, इसी को हम टर्सेट भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं सर, टर्सेट कहते हैं। जब कोई भी स्टैंजा 3 लाइन का होता है उसे टर्सेट या फिर हम ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, यदि कोई भी स्टैंजा है जो 3 लाइंस में, उसे हम ट्रिपलेट कह देंगे। ऐसा कोई स्टैंजा जो 2 लाइन का है उसे कपलेट कह देंगे। ओके, अब आता है सर क्वार्ट्रेन। क्वार्ट्रेन का मतलब क्या होता है सर, क्वार्ट्रेन का मतलब होता है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है सर 1/4। क्या होता है सर, 1/4। यदि कोई भी स्टैंजा यदि 4 लाइन का है तो उसे हम क्वार्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं सरकार, उसी को दोस्त हम क्वार्ट्रेन कहते हैं। ओके, कपलेट 2, टर्सेट 3, क्वार्ट्रेन 4। ओके, अब आता है सर क्विंटेंट। सर क्विंटेंट कितना होता है, क्विंटेंट का मतलब हम बात करेंगे सर, जो क्विंटेंट है वो अपने 5 लाइंस का होता है। कितने लाइंस का होता है, 5 लाइन का। अब आता है सर सेस्टेट। क्या होता है सर, सेस्टेट। सेस्टेट की यदि हम बात करेंगे तो आपको जब आप सोनेट पढ़ेंगे तो आपको एक सेस्टेट मिलेगा, एक ऑक्टेव मिलेगा। तो सेस्टेट का मतलब होता है सर 6 लाइन। एक ऐसा स्टैंजा जो कि 6 लाइन में लिखा जाता है उसे हम सेस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं सरकार, उसी को हम सेस्टेट कहते हैं। आई होप सो इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। कपलेट मींस 2, टर्सेट मतलब 3, क्वार्ट्रेन मतलब 4, क्विंटेंट मतलब 5, सेस्टेट मतलब 6। ओके फाइन, अब हम आगे बात करते हैं। एक वर्ड आता है सर सेप्टेट। क्या आता है सर, सेप्टेट। ऐसे स्टैंजा जो कि 7 लाइन में होते हैं उन्हें हम सेप्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उन्हें सेप्टेट कहते हैं। ओके, इतनी बात आपको याद रखना है। अगला वर्ड आता है सर ऑक्टेव। क्या आता है सर, ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन स्टैंजा। एक ऐसा स्टैंजा जो कि 8 लाइन में लिखा जाता है उसे हम ऑक्टेव कहते हैं। और ऑक्टेव और सेस्टेट का जो अभी कॉम्बिनेशन बनेगा, वहां से हम एक नई प्रकार की सोनेट निकालेंगे, नए प्रकार की पोएम निकालेंगे। ओके, आगे हम बात करते हैं, आगे कहानी को समझते हैं। सर साउंड इफेक्ट्स एग्जैक्टली में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है साउंड इफेक्ट हमेशा मिलेंगे। जैसे कि हिंदी में आप पढ़ते हैं, हम कहते हैं, यदि हम बात करेंगे, हम जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चार। इसका मतलब आप देख रहे हैं राइमिंग है ही यहाँ पर साउंड का इफेक्ट है। कहने को तो हम ऐसे भी कह सकते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो इसका मतलब जो इफेक्ट है वर्ड्स का वो साउंड के वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, साउंड के वजह से आता है। ओके, हाँ हो ना, वो गाना आपने सुना होगा, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा घर मेरा हो गया। तो देख रहे हो गई और हो गया, तो ये वाली बात जो है वो डेट इज कॉल्ड राइमिंग। इसी को हम कहते हैं साउंड इफेक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं सरकार, इसी को हम कहते हैं साउंड इफेक्ट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सर ये साउंड इफेक्ट क्या होता है, साउंड इफेक्ट हम क्रिएट कैसे करते हैं। एग्जैक्टली में आपकी पोम्स में, आपके सॉन्ग्स में आपको बीट मिलती है। क्या मिलती है, बीट।
बीट का मतलब होता है तक दिन ता, ता 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 ता, दैट इज कॉल्ड होता है बीट। क्या होता है सर? बीट। अब बात करते हैं सर बीट। पहले हम बात करेंगे साउंड से क्या बनती है सर? रिदम बनती है। क्या बनती है सर? रिदम। ओके, बड़े ध्यान से समझना। साउंड से क्या क्रिएट होती है? रिदम। जो अभी हमने बात की, हमने हनुमान चालीसा का उदाहरण लिया, ठीक है। हमने यदि यदि हमने बात की अपने कोई सॉन्ग की बात की, तो यहां पर क्या होती है सर? रिदम होती है। रिदम क्या होती है सर? रिदम को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा हर एक रिदम में बीट होती है। द बीट क्रिएटेड बाय द साउंड्स ऑफ द वर्ड्स इन अ पोम। ओके, अब बात को समझना। जो बीट है, बीट एग्जैक्टली में साउंड से बनती है। बीट एग्जैक्टली में कैसे बनती है? साउंड से बनती है, ठीक है। हल्के से आ, तो इस टाइप से जो साउंड्स हैं, आ, शा, सा, शा, जा, जा, तो डेट इज कॉल्ड, ये साउंड्स हैं। इन्हीं साउंड से हम क्या बनाते हैं सर? इन्हीं साउंड से मिलकर हम बीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीट बनाते हैं। तो अंडरलाइन करके लिखिएगा, द बीट क्रिएटेड बाय, द बीट क्रिएटेड बाय द साउंड्स, द बीट क्रिएटेड बाय द साउंड्स ऑफ द वर्ड्स इन अ पोअम। एग्जैक्टली बीट कैसे क्रिएट होगी? जो भी वर्ड्स पोअम में यूज किए गए हैं उन्हें वो बीट बना देंगे। क्या बना देंगे सर? बीट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात समझेंगे। अब आता है सर रिदम। सर व्हाट इज रिदम? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? रिदम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? रिदम। रिदम कैन बी क्रिएटेड बाय अ मीटर। अब आपको पता है जब भी आप रिदम बनाएंगे तो आप रिदम के अंदर आपको कुछ चीजें मिलेंगी। रिदम एग्जैक्टली में रिदम कैन बी क्रिएटेड बाय मीटर। हम मीटर से बनाएंगे रिदम। ओके, राइम से बनाएंगे। ओके, एल्ट्रेशन हम यहां पर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करेंगे, एंड रेफरेन इनका यूज हम करते हैं। ओके, याद रखना मीटर कैसे बनेगा सर? मीटर बनने का तरीका, अब आगे हम बात करते हैं एक क्या होता है सर? रिदम। तो रिदम का मतलब क्या होगा? द बीट क्रिएटेड बाय द साउंड्स ऑफ द वर्ड्स इन अ पोएम, दैट इज कॉल्ड बीट। ओके, रिदम कैन बी क्रिएटेड बाय मीटर, राइम, अल्ट्रेशन एंड रिफ्रेन, दैट इज कॉल्ड क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कहते हैं आपकी रिदम। ओके, इसी को हमने क्या कहा सर? रिदम कह दिया। ओके, तो रिदम बीट आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं सर मीटर। सर व्हाट इज मीटर? मीटर इंपॉर्टेंट है, मीटर सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अंडरलाइन करना सर, मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर व्हाट इज मीटर? तो कहते हैं अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड। अब बात को समझना, क्या लिखा हुआ है सर? अब यहां से समझना, लिखा हुआ है अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड। आपके दो साउंड मिलेंगे, दो सिलेबल मिलेंगे। एक होता है सर आपका स्ट्रेस्ड और एक होता है अनस्ट्रेस्ड। ओके, हर एक वर्ड में कम से कम 2 सिलेबल होंगे। कभी भी एक होगा आपका, कह सकते हैं आपका स्ट्रेस्ड, और एक होगा सर अनस्ट्रेस्ड। ओके, तो आपका कोई भी वर्ड हो दुनिया का, वो सिलेबल से बनकर ही बनता है। सिलेबल मतलब बॉबल्स,
बॉबल्स हो गया। ओके, सो क्या कहते हैं हम एग्जैक्टली में, एक होता है स्ट्रेस्ड सिलेबल और एक होता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। ओके, अब हम बात करेंगे सर व्हाट इज स्ट्रेस्ड सिलेबस, व्हाट इज अनस्ट्रेस्ड सिलेबस। ओके, मीटर अकर्स, यदि हम बात करेंगे मीटर अकर्स व्हेन द स्ट्रेस and unstressed syllables of the words in a poem are arranged in a repeating पैटर्न। ओके, जब हम क्या करते हैं, मीटर कैसे क्रिएटेड होता है, मीटर क्रिएटेड होता है जब आपके स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबस एक पोम में एक अरेंज्ड मैटर में होते हैं, अरेंज्ड थीम पर होते हैं, उन्हीं को हमने क्या कह दिया सर, उन्हीं को हमने कह दिया मीटर। ऐसे क्रिएट होता है, एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस बराबर मीटर बनेगा और वो कंटिन्यू जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं पेंटामीटर, हेक्सामीटर। ओके, याद रखना। कहते हैं यहां पर कि यहां पर व्हेन पोएट्स राइट इन अ मीटर, जब पोएट जो है वो मीटर में लिखता है, दे काउंट आउट द नंबर ऑफ स्ट्रेस एंड, यदि हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग सिलेबल, एंड अनस्ट्रेस मतलब वीक सिलेबल फॉर ईच लाइन, दे रिपीट द पैटर्न थ्रू आउट द पोएम, और सेम पैटर्न को वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। इसका मतलब कोई भी एक पोएम की लाइन है, कोई भी एक पोएम की लाइन है, तो उसमें क्या होगा, एक आपका स्ट्रेस्ड सिलेबस होगा, स्ट्रेस का मतलब होगा स्ट्रॉन्ग, और एक होगा अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस्ड का मतलब क्या हो जाएगा, वीक सिलेबल। ओके, तो मतलब आपको यहां से पता लगी जो पोएम्स में चाहे वो स्टैंजा हो, स्टैंजा कैसे बनेगा, जब एक पोएट कंटिन्यू एक पोएम में एक मीटर, प्रॉपर मीटर का यूज करता है, तो वो काउंट करता है कितने स्ट्रेस्ड सिलेबल है, मतलब कितने स्ट्रॉन्ग सिलेबल है, मतलब स्ट्रेंथ सिलेबल का मतलब है सर वॉवेल। ओके, तो स्ट्रेस जो सिलेबल है वो कैसे बनेगा, सिलेबल बनता है वॉवेल से। वॉवेल मतलब समझ रहे हो, इंग्लिश में 5 वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, इन्हीं से आपके सिलेबल बनते हैं। वो एक स्ट्रेस्ड होगा, एक अनस्ट्रेस्ड होगा, एक स्ट्रेस्ड होगा, अनस्ट्रेस्ड होगा, इन अ सेम पैटर्न, और उसी सेम पैटर्न में रहेंगे वो पोम में, तो डेट इज कॉल्ड, हम कहते हैं मीटर। इसी को हम क्या क्या कहा सर, मीटर कहा। सर यदि हम बात सर मीटर को काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, अब मीटर में क्या हो जाएगा सर, एक क्या होता है, फुट होता है, क्या होता है सर, फुट। तो अब आप पहचान सकते हैं सर कितने मीटर हैं, तो मीटर को पहचानने के लिए आपके पास फुट का होना जरूरी है। ठीक है, फुट को हम समझते हैं ना, जैसे वो 1 फुट 1.5 फुट वाला नहीं है, ठीक है, 1 फुट और 1.5 फुट वाला नहीं है, जैसे कि आपको पता है 1 फुट और 1.5 फुट बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो अ फुट कैन हैव 2 और 3 सिलेबल। अब फुट कैसे बनता है सर, जब किसी भी फुट में कितने सिलेबल होते हैं सर, 2 और 3 सिलेबल से मिलकर क्या बनता है सर, फुट बनता है। क्या बनता है सर, फुट बनता है। ओके, याद रखना। यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 1 स्ट्रेस्ड एंड 1 और मोर अनस्ट्रेस्ड सिलेबस, दैट इज कॉल्ड फुट। अब इसका मतलब क्या हुआ, फुट कैसे बनाओगे आप, फुट कैसे बनाओगे सर, फुट को बनाने का तरीका है, आपके पास सबसे पहले एक तो होना चाहिए, आपके पास 1 होना चाहिए स्ट्रेस्ड सिलेबल। 1 क्या होगा सर, स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। ओके, 1 क्या होगा सर, स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। और इसी के साथ में यदि हम बात करेंगे, इसी के साथ में, ठीक है, इसी के बाद साथ में हम क्या कहेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा, 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2। ओके, 2 एंड मोर देन 2 जो है, मोर देन 2 ये क्या हो जाएंगे सर, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो जाएंगे, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो जाते हैं। जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं इसी को हमने क्या कह दिया सर, इसी को हमने क्या कह दिया, इसी को दोनों को मिलाकर क्या बनता है सर, दोनों को मिलाकर फुट तैयार होता है। क्या तैयार होता है सर, फुट तैयार होता है। ओके, तो चलिए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फुट, फीट की। टाइप्स ऑफ फीट की बात करेंगे, द टाइप्स ऑफ फीट आर डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, जिन्हें हम काउंट करते हैं, उन्हीं से हम टाइप्स ऑफ फीट बनाते हैं। यदि हम मीटर की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फीट की बात करेंगे, सबसे पहले क्या होता है सर, सबसे पहले आता है आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, सबसे हम पहले क्या लिखेंगे सर, आयम्बिक मीटर। ओके, सबसे पहले आयम्बिक समझना, फिर पेंटा पे चलेंगे। आयम्बिक मीटर में क्या होगा सर, आयम्बिक मीटर की एक कहानी होती है। आयम्बिक मीटर में क्या होगा, पहले अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड एंड फिर स्ट्रेस्ड। ओके, इसमें क्या रहता है सर, यूएस वाला, इसमें यूएस वाला सेंस रहता है, पहले अनस्ट्रेस्ड, ओके, फिर स्ट्रेस्ड। ओके, याद रखना। फिर क्या आता है सर, फिर आता है अगला
आपका आएगा ट्रोइकिक। ओके, क्या आएगा सर? ट्रोइकिक। ट्रोइकिक का मतलब क्या होता है? पहले स्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड, मतलब यहां पर होता है SU, पहले स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस्ड। ओके, याद रखना, इसका बहुत कम यूज किया जाता है ट्रोकाइक का। ओके, फिर आता है एनापेस्टिक। एनापेस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एनापेस्टिक का मतलब क्या होता है सर? एनापेस्टिक का मतलब होता है जहां पर आप एक अनस्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड का यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं? पहले अनस्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड एंड फिर स्ट्रेस का यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड, हम कहते हैं एनापेस्टिक। क्या कहते हैं सर? इसी को कहा जाता है एनापेस्टिक। ओके, अब आता है यहां पर डेक्टिलिक। क्या आता है सर? डेक्टिलिक। डेक्टिलिक में क्या होता है सर? पहले हम स्ट्रेस लेवल का यूज करेंगे, फिर अनस्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, डेट इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं डेक्टिलिक। क्या कहते हैं सर? डेक्टिलिक कहते हैं। ओके, याद रखना। तो आइम्बिक हो गया, ट्रोकाइक हो गया, एनापेस्टिक हो गया और डेक्टिलिक हो गया। ओके, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ मीटर लाइंस। एक होता है सर मोनोमीटर। मोनोमीटर का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब ये एक बार मुझे कमेंट करके बताना कहानी क्लियर है, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। अब काइंड्स ऑफ मीट्रिक लाइन की हम बात करेंगे। सर मीटर आपको समझ में आ गया? यदि मीटर आपकी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मीटर, फिर उसके बाद आपकी क्या आ जाएंगी सर? आपकी मेट्रिकल लाइन आ जाएंगी। मेट्रिकल लाइन आएंगी तो यहां पर आपको समझना है, एक होता है सर, सबसे पहले होगा सर मोनोमीटर। क्या होता है सर? मोनोमीटर। ओके सर, मोनोमीटर का मतलब क्या होता है? जब एक ही फुट हो एक लाइन में, जैसे कि एक ही लाइन में सिर्फ एक फुट हो। एक फुट का मतलब क्या है? एक स्ट्रेस्ड और एक मोर देन वन इज अनस्ट्रेस्ड स्लेबल, दैट इज कॉल्ड मोनोमेट्रिक। ओके, फिर आता है सर डायमेट्रिक। क्या आता है सर? डायमीटर। ओके, डायमीटर का मतलब क्या होता है? जहां पर 2 फीट होते हैं लाइन में, जहां पर 2 फीट होते हैं लाइन में, ओके, दैट इज कॉल्ड कहते हैं डायमीटर। एक होता है सर ट्राईमीटर। क्या होता है सर? ट्राईमीटर। सर ट्राईमीटर क्या मतलब होता है? जहां पर 3 फीट होते हैं एक ही लाइन में, डेट इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं सर? 3 फीट होते हैं, उसी को हम कहते हैं ट्राईमीटर। एक होता है सर टेट्रामीटर। क्या होता है सर? टेट्रामीटर। टेट्रामीटर का मतलब क्या होता है? 4 फीट, 4 होना चाहिए, 4 फीट ऑन अ लाइन, डेट इज कॉल्ड, आप कह सकते हैं टेट्रामीटर। एक होता है सबसे पेंटामीटर। ओके, पेंटामीटर का मतलब होता है 5 फीट ऑन अ लाइन, कि मतलब टोटल 10 स्लैबल होते हैं। कितने स्लैबल होते हैं सर? 10 स्लैबिक लाइन होती है। अब यहां पर आपको अंडरलाइन करना है एक बात। क्या अंडरलाइन करना है सर? एग्जैक्टली में हम बात करेंगे पेंटामीटर पर, तो पेंटामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर पेंटामीटर। ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोएम्स हैं, सबसे ज्यादा जो राइटिंग है वो इसी में की जाती है, सबसे ज्यादा राइटिंग इसी में की जाती है। इसके हम कहते हैं आइम्बिक पेंटामीटर। क्या कहते हैं सरकार? इसी को हम कहते हैं आइम्बिक पेंटामीटर में मैं कह रहा हूं मोस्ट ऑफ दी पोएम्स आर रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। ओके, तो याद रखना, मीटर कौन सा होगा? आइम्बिक होगा, और मीट्रिकल लाइन कौन सी होगी? वो आपकी पेंटामीटर होगी। ओके, मींस 10 स्लैबिक। क्या हो जाएगा? मींस आप कहना चाह रहे हैं सर 10 स्लैबल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? 10 सिलेबल्स की बात कर रहे हैं। 10 सिलेबल्स की हम बात करते हैं, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। एक होता है सर हेक्सामीटर। क्या होता है सर? हेक्सामीटर। सर हेक्सामीटर का मतलब क्या होता है? हेक्सामीटर का मतलब होता है जहां पर 6 फीट ऑन अ लाइन होती है, डेट इज कॉल्ड, हम कहते हैं 6 फीट ऑन अ लाइन होती है, डेट इज कॉल्ड, हम कहते हैं हेक्सामीटर। एक होता है सर हेप्टामीटर। ओके, हेप्टामीटर का मतलब होता है सर 7 फीट ऑन अ लाइन, 7 फीट ऑन अ लाइन, डेट इज कॉल्ड, हम कहते हैं आपका हेप्टामीटर। एक होता है ऑक्टोमीटर। सर ऑक्टोमीटर का मतलब होता है 8 फीट ऑन अ लाइन। जब 8 फीट होती है लाइन में, जब 8 फीट होती है लाइन में, डेट इज कॉल्ड, हम कहते हैं ऑक्टोमीटर। क्या कहते हैं सर? ऑक्टोमीटर कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम बात करेंगे, एक वर्ड आता है फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब क्या होता है? जहां पर एक फिक्स पैटर्न नहीं होता,
पोएट जो है वो अपनी स्टाइल में लिख रहा होता है, फ्री वर्ड्स में लिख रहा होता है। जैसे कि आप एलिजाबेथन टाइम पर यदि बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चौसर के टाइम पर बात करेंगे तो ये फ्री टाइम में लिखी गई है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो फ्री वर्स पोएट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? फ्री वर्स पोएट्री की। ओके, फ्री वर्स पोएट्री है क्या सर? व्हाट इज फ्री वर्स पोएट्री? ओके, अनलाइक मीटर्ड पोएट्री, याद रखना इसी को हम क्या कहते हैं सर? इसी को कहा जाता है अनलाइक मीटर्ड पोएट्री। क्या कहा जाता है? अनलाइक मीटर्ड पोएट्री। फ्री वर्स पोएट्री डज नॉट हैव एनी रिपीटेशन पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। ओके, यहां पर कोई एक फिक्स मीटर नहीं होता, एक कोई फिक्स मीटर नहीं होता। अब तुम कपड़ों वाला मीटर मत समझ लेना, ये मीटर का मतलब है आपकी किसकी? स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल की बात कर रहे हैं। स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल की हम बात करते हैं। ओके, इसमें कोई राइमिंग नहीं होती, एक फिक्स राइमिंग नहीं होगी, डज नॉट हैव राइमिंग। ओके, कोई भी राइमिंग नहीं होती, तो इसी को हम बात से समझेंगे। फ्री वर्स पोएट्री इज वर्स कन्वर्सेशनल। ओके, साउंड लाइक समवन टॉकिंग विथ यू, ऐसा लगेगा जैसे ही कोई तुमसे बातें कर रहा है, कोई तुमसे बातें कर रहा है, इसी को हम कहते हैं आपके फ्री वर्स। ओके, याद रखना, अ मोर मॉडर्न टाइप ऑफ पोएट्री, अ मोर मॉडर्न टाइप ऑफ पोएट्री, सबसे ज्यादा जो वर्क है वो फ्री वर्स में लिखे गए हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही काफी है। कल हम मिलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपके रीट एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारी चीजों पर चर्चा होगी। ओके, एक एक चीज का एग्जाम्पल लेंगे, पेंटामीटर का, हेक्सामीटर का, हेप्टोमीटर का, ठीक है, सारी चीजों को समझेंगे। आयम्बिक क्या है, क्योंकि धीरे धीरे आप नॉलेज लोगे ना, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली आपके सीएम साहब ने भी कह दिया है पेपर आपका दिसंबर में होगा, सॉरी फरवरी में होगा। यदि आपका फरवरी दिसंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, फरवरी में आपका पेपर होगा, इसका मतलब ये है कि टाइम हमारे पास सफिशियंट है। इंग्लिश में से 30 की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है, हम 30 में से 30 नंबर लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि विदाउट टेस्ट आप समझ ही नहीं सकते कि कैसे होगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके पास एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाइए, आप एसजीआई कंपटीशन क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए सबसे पहले, क्योंकि वहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ओके, कुछ एमसीक्यूज आपको लगाने को मिलेंगे, और इस क्लास की पीडीएफ भी एप्लीकेशन पे ही मिलती है। ठीक है, पहले एप्लीकेशन में मिलती है, फिर टेलीग्राम पर। तो पहले एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करें, वहां से एग्जैक्टली आपको टेस्ट मिलेंगे, वहां से कुछ फ्री क्लासेस मिलेंगी जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी। तो जाओ आज ही बिना किसी देरी के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, आप क्लिक करिए और जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और एंजॉय करिए विथ एसजीआई कंपटीशन के साथ, और अच्छे से रीट 2025 की तैयारी करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मौका हर बार नहीं मिलता, और यदि मौका आपको मिल रहा है और यदि आप उस अपॉर्चुनिटी पर हैं तो आपको उसको अवेल करना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ओके, इतनी बात आप समझ लीजिएगा कि विदाउट मेहनत कुछ नहीं होगा। जैसे कि हमारे मैनेजर साहब हैं, वो हमें अक्सर कहते हैं कि मेहनत करोगे क्लासेस में बहुत अच्छे बच्चे देखेंगे। तो मतलब वही बात हम आपसे भी कहते हैं कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं, तो मेहनत करते जाइए। बाकी हम आपके साथ हैं, एसजीआई की पूरी टीम आपको रीट 2025 एग्जाम को लेकर आपके लिए बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रही है। मैं आपके लिए कल, जैसे कि मैं आपके पेडागोजी का सेशन लेकर आया था, पेडागोजी के सेशन में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। वहां पर हमने लेब वाइगोस्की को समझा था, लेब वाइगोस्की के एससीएल के सिद्धांत को समझा था। एससीएल का मतलब होता है आपके, एस का मतलब है सोशल, ठीक है, एस का मतलब क्या है सर? सोशल। सी का मतलब होता है कल्चर, और एल का मतलब होता है लैंग्वेज। इन्होंने आपके लेब वाइगोस्की साहब ने बताया था कि कैसे एक बच्चा ज्ञान का अर्जन कैसे करता है, कितना भाषा का रोल होता है, कितना उसके सोसाइटी का रोल उस पे के ऊपर होता है, कितना उसके कल्चर का रोल होता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपको समझने के लिए। तो एक बार वो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक काम करिएगा, एक बार देखिएगा, ठीक है। और बाकी मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।